हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 23 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं, आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे। इसका डिटेल नोट्स पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। वैसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में लिंक मिल जाएगा आपको डाउनलोड का। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स पर हमला को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। तो इस अध्यादेश के जरिए किस कानून में बदलाव किया गया है? काफ़ी पुराना ये कानून है। इसका आंसर होगा महामारी रोग अधिनियम 1897। ओके, इंग्लिश में कहेंगे इसे एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। ओके, और इस अध्यादेश का क्या नाम है, ऑर्डिनेंस का क्या नाम? तो द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। हिंदी में कहेंगे महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020। प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया सबसे पहले ट्विटर पे, उसके बाद फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका आया। तो हमला होने की स्थिति में दोषी को 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो क्या फ़ायदा होगा इस ऑर्डिनेंस से? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना को लेकर कुछ भी अगर हो रहा है तो वो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, इसलिए थोड़ा डिटेल बताता हूँ मैं। तो ऑर्डिनेंस से फ़ायदा होगा डॉक्टरों को, नर्सों को, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा कार्यकर्ताओं को होगा, जो अपनी जान की परवाह बगैर जो अभी कोरोना से निपटने के लिए सेवाएं दे रहे हैं। कई जगह हम लोग ने देखा कि पत्थरबाजी हुई, हमले हुए, तो उन सब से निपटने में ये काम आएगा। तो किस तरह का अपराध माना जाएगा, क्राइम किस तरह का माना जाएगा और क्या होगा इसमें, इसके तहत? तो इस तरह के अपराध होने पर, यानी डॉक्टर्स पर या पैरामेडिकल स्टाफ पर या आशा वर्कर पर अगर कोई अपराध होता है काम के दौरान या बाहर भी, तो उसको नॉन बेलेबल माना जाएगा। नॉन बेलेबल मतलब बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है, बिना अदालत की मंजूरी के जांच शुरू हो सकती है, और अपराध ये गैर जमानती भी होता है। मतलब जमानत सिर्फ अदालत से ही मिलेगी, इस मामले में पुलिस नहीं दे सकती है। तो जांच कैसे होगी? जांच अधिकारी को 30 दिन के अंदर में ये इंक्वायरी पूरी करनी होगी और 1 साल के अंदर में जो कोर्ट है उसको फैसला देना होगा। सज़ा कैसे तय होगी? तो डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स पर हमले के दोषी पाए गए तो 3 साल से 5 साल तक की सज़ा होगी। ये तो मिनिमम है। 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। अगर हमले में गंभीर चोट आई है तो 6 महीने से 7 साल तक की ये कैद का ये प्रावधान दिया गया है इसमें, और 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया गया है। मतलब मैक्सिमम जो है सज़ा वो 5 लाख रुपए और 7 साल की जेल है। और अगर डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स की गाड़ी और क्लिनिक को नुकसान पहुंचता है तो उसके मार्केट वैल्यू का दोगुना हमला करने वाले से वसूला जाएगा। ओके, तो सवाल उठता है कि क्या अध्यादेश सिर्फ हमलों तक ही सीमित है? तो नहीं। अगर किसी हेल्थ वर्कर को उसके मकान मालिक या पड़ोसी इसलिए परेशान करते हैं कि उसके कामकाज की वजह से उनमें कोरोना का संक्रमण होने का खतरा है, तो इस अध्यादेश के जरिए, यानी इस ऑर्डिनेंस के जरिए, इस बदले हुए कानून को भी लागू किया जा सकता है। आपने बहुत सारी खबरें देखी होंगी कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर है, ख़ासतौर पर दिल्ली से कई खबरें आती हैं और दूसरी जगहों से भी आती है कि उसके मकान मालिक कहते हैं कि घर खाली कर दो या अभी मत आओ घर में। तो इस तरह की बात होती है तो हेल्थ वर्कर पर, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बदलाव किया गया है। ओके दोस्तों, पसंद आ रहा हो लाइक बटन जोर दबाना। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी के साथ निवेश का ऐलान किस कंपनी ने किया? मुझे लगता है अब तक तो सबको पता हो गया होगा, फेसबुक है। ओके, देखिए जियो प्लेटफॉर्म्स जो है वो मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहयोगी कंपनी है। ओके, फेसबुक ने जियो का 9.9% हिस्सा खरीदने का ऐलान किया है और ये डील $5.7 बिलियन में हुई है। ओके, रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये 43,574 करोड़ रुपए होता है, यानी 43,574 करोड़ रुपए। और ये इंडिया के टेक्नोलॉजी सेक्टर में लार्जेस्ट एफडीआई है। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने 22 अप्रैल को जियो के साथ ये डील की घोषणा की। हालांकि इसमें बहुत सारे अभी होने बाकी है काम, नियामक की मंजूरी मिलनी है, जैसे सेबी की मंजूरी मिलनी है। उसके बाद फेसबुक जो है जियो में सबसे बड़ी माइनॉरिटी शेयर होल्डर कंपनी बन जाएंगे।
तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, जैसा कि फेसबुक ने ऐलान किया। ओके, और जियो ने भी जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें इसे FDI कहा है, FPI नहीं कहा है। ओके, चूँकि लंबे समय के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसलिए इसको FDI कहा जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। ओके, और दोनों कंपनियों के बीच में इस डील के दौरान जियो का जो वैल्यूएशन है वो 4.62 लाख करोड़ आंका गया है, मतलब जियो का टोटल वैल्यूएशन। ओके, तो दोस्तों मैंने इसके बारे में बहुत सारे डिटेल, क्या फ़ायदे जियो को हो रहे हैं, क्या फ़ायदे फेसबुक के हो रहे हैं और आगे क्या होने वाला है, जैसे जियो मार्ट में क्या होने वाला है, जो इन दोनों कंपनियों की इसके अलावा भी डील हुई है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है कि वो एक दूसरे को किस तरह से मदद करेंगे, इन सब पर डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो मेरे बगल में आप देख रहे हो, तो वो वीडियो है, आप देख सकते हो, करीब 10 मिनट का है, काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, तमाम मित्रों को। ओके, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया, तो इसके तहत विजेता को कितनी रकम मिलेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये चैलेंज। ओके, आंसर होगा इसका 1 करोड़ रुपए। ठीक है, इस चैलेंज के तहत क्या होगा कि भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियां या कोई भी ग्रुप या कुछ लोगों की टीम, उनको ऐसे मानक दिए गए हैं जैसे जूम ऐप में है। ओके, जूम ऐप आपको पता ही है कि दुनिया में भी बहुत मशहूर है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। और ये इनोवेशन चैलेंज गवर्नमेंट ने उस समय दिया है जब ये पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जो जूम है वो अपने सुरक्षा कारणों की वजह से काफ़ी विवादों में है। लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जूम ऐप जो है दुनिया भर में काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, इंडिया में भी इस्तेमाल हो रहा है बड़े पैमाने पे। तो जूम ऐप के फ्री वर्जन में 100 यूज़र और पेड वर्जन में 500 यूज़र एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हो सकते हैं, इतनी बड़ी क्षमता है। और वर्तमान में जो जूम ऐप है उसकी वैल्यूएशन $42 बिलियन है, मतलब कि 3.2 लाख करोड़ रुपए। तो उसमें बहुत सारी ये भी आ रही है बातें कि वो डेटा को रिकॉर्ड कर रहा है जूम, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है। उसी को लेकर केंद्र सरकार ने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी भी जारी की हुई थी कि जूम ऐप को कोई भी सरकारी संस्थानों में इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि उससे यहाँ की जो गुप्त बातें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे देशों में या दूसरी जगहों पे हो जा सकती है। चाइना में उसका सर्वर है, ये भी बात है। तो ये जो चैलेंज जारी किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप डेवलपमेंट चैलेंज, तो इसमें जो इनाम की टोटल रकम है वो 2.4 करोड़ रुपए है। इनमें से जो मेन विजेता होगा, पहले नंबर पर होगा, उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। बाकी जो सह विजेता और दूसरे लोग जो होंगे उनको छोटी छोटी रकम दी जाएगी। तो इसलिए इतना बड़ा ये इनाम है। ओके, और इस चैलेंज में रजिस्टर होने की जो आखिरी तारीख है वो 30 अप्रैल 2020 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, इसका आंसर होगा नरोत्तम मिश्रा। ये क्वेश्चन क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में यानी 21 अप्रैल को राज्यपाल वहाँ के जो लालजी टंडन हैं, तो उन्होंने 5 मंत्री को शपथ दिलाई और उनमें ये नरोत्तम मिश्रा थे, कमल पटेल, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट और मीना सिंह थे। ओके, तो अब मुख्यमंत्रियों ने यानी कल ही यानी 22 अप्रैल को इन सबको विभाग बांटे। ठीक है, मंत्रिमंडल में जो मेंबर हैं उन सबको विभाग बांटे हैं मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने। तो किस किस को कौन सा विभाग दिया है, किस मंत्री को, ये देख लेते हैं। तो नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मिला है, होम एंड फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ डिपार्टमेंट मिला है। ओके, तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग मिला है। गोविंद सिंह राजपूत को सहकारिता और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मिला है। कमल पटेल को कृषि विभाग मिला है और मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण विभाग मिला है देखने को। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर विभाग मिला है। ओके, यहाँ पर मंत्रालय नहीं मिला है। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मंत्रालय जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। ओके, और स्टेट में विभाग होता है, तो इसलिए स्टेट में विभाग के मंत्री होते हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्रालय के मंत्री होते हैं। जैसे गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह। ओके, लेकिन गृह विभाग के मंत्री मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा हुए। ओके, मुझे लगता है समझ गए होंगे बात। ये हर राज्य में होता है, राज्य में विभाग के मंत्री होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्रालय के मंत्री होते हैं। इस बात को आप समझ जाइएगा।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, जीन डाइच, उनका 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, तो किस वजह से वो बहुत मशहूर थे? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ओके, क्या क्या? तो कार्टून कैरेक्टर डिजाइनिस्ट थे वो, निर्देशन उन्होंने काफ़ी काम किया था, कार्टून फिल्म प्रोड्यूसर थे, तो ये सब उनमें खूबियाँ थी। और ख़ास बात है कि वो टॉम एंड जेरी, जो चूहे बिल्ली की कभी ना ख़त्म होने वाली जो लड़ाई है, इसके अलावा पपाया दी सेलर मैन, मुनरो, इन सब जैसे कार्टून फिल्मों को उन्होंने आकार दिया था, डिज़ाइन किया था। 16 अप्रैल को प्राग यानी चेक गणराज्य की राजधानी में उनके अपने अपार्टमेंट में उनको मृत पाया गया। और काफ़ी मशहूर थे जीन डाइच, हम लोग तो और आप भी बचपन में वो कार्टून ज़रूर देखा होगा आप लोगों ने, चूहे बिल्ली वाला। ओके, तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था जीन डाइच ने कि टॉम एंड जेरी का जो कैरेक्टर है उनके दिमाग में ऐसा घुस गया था कि रात के सपने में भी वो दोनों ही लड़ाई करते हुए दिखाई देते थे, और सुबह उठकर वो लड़ाई को कागज़ में उकेर देते थे और वो कार्टून बन जाता था। देखिए, पहले वो अमेरिकी सेना में काम करते थे, लेकिन नौकरी छोड़कर उन्होंने कार्टून की दुनिया में काम किया और नाम कमाया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कोरोना वायरस के दुनिया भर के लॉकडाउन के बीच में, उससे पहले आपको बता दूं कि 2019 का जो करंट अफेयर्स है वो अवेलेबल है, आपके लिए काम आएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, डिस्क्रिप्शन देख लेना। और जनवरी फरवरी का भी 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे ने ऑनलाइन नेशंस कप का आयोजन 5 से 10 मई को कराने का ऐलान किया, तो इसमें भारत की ओर से कौन खेलेगा? आंसर होगा इसका विश्वनाथन आनंद। ओके, वो भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के कारण खेल जगत में जून तक के लगभग सभी टूर्नामेंट या तो टाल दिए गए हैं या रद्द कर दिए जा चुके हैं। बहुत सारे, जैसे आपको ओलंपिक तक एक साल के लिए टल चुका है। तो इस महामारी के बीच में सिर्फ शतरंज ही ऐसा खेल है जो घर में और ऑनलाइन खेला जा रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में। ओके, घर में बैठकर तो आप अकेले लूडो वगैरह खेलते होंगे आपस में अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन भी, लेकिन एक इंटरनेशनल मैच के तौर पर शतरंज ही इस वक्त खेला जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने chess.com के साथ मिलकर ये ऑनलाइन नेशंस कप ऑर्गेनाइज किया है 5 से 10 मई तक। इसमें भारत, रूस, अमेरिका, चीन समेत 6 टीमें शामिल हो रही हैं। ओके, और इस टूर्नामेंट में भारत के लिए पूर्व वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद खेलेंगे। 5 बार के वर्ल्ड चेस चैंपियन हैं वो। और कोरोना और की वजह से जो एक तरह से हवाई जहाज़ नहीं चल रहे हैं, तमाम प्लेन उड़ाने रद्द हैं, उसके वजह से वो अभी जर्मनी में फंसे हैं। और अगर लॉकडाउन नहीं खुलता है, फ़्लाइट नहीं आते, तो वहीं से वो ऑनलाइन ये खेलेंगे। और ये जो चैम्पियनशिप है उसमें इनामी राशि $1,80,000 है, मतलब 1.38 करोड़ रुपए होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में हुआवेई टेलीकॉम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है? किसे बनाया गया है अभी हाल ही में? आंसर होगा डेविड ली। ओके, हुआवेई ने ये नियुक्ति की है और वो किसकी जगह लेंगे? जे चेन की जगह लेंगे। ओके, देखिए, ली ने 2002 में हुआवेई में काम शुरू किया था और भारतीय बाजार का उनको अनुभव है और अब उनको ये काम दिया गया है। तो हुआवेई का मुख्यालय कहाँ पर है? शेंजेन, चीनी कंपनी है ये, और 5G टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी काम कर रही है ये। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड का MD और CEO के रूप में किसे पुनर्नियुक्ति दी है? उनको मंजूर किया है पुनर्नियुक्ति को, मतलब फिर से रीअपॉइंटमेंट हुआ है। ओके, इसका आंसर होगा M कामाकोदी। ओके, उनकी नियुक्ति अगले 3 साल के लिए की गई है, 1 मई 2020 से ये प्रभावी होगी। और सिटी यूनियन बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, जगह का नाम है कुंभकोणम। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों की अमेरिका में कितने दिनों तक के लिए एंट्री पर रोक लगा दी है? आंसर होगा 60 डेज। ओके, मैंने कल भी क्वेश्चन लिया था, लेकिन तब तक बहुत सारी बातें क्लियर नहीं थी। आज क्लियर हो गई है कि 60 दिनों के लिए ये बैन लगाया गया है। और ट्रंप ने ये कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ऐसा किया गया है।
हालांकि मकसद तो कुछ और है कि कोई वहाँ जाकर न बसे, ऐसी सोच को वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हालांकि इसका जो असर है वो भारतीय आईटी जो पेशेवर हैं और स्टूडेंट्स हैं उन पर नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट और आईटी जो पेशेवर हैं, जो प्रोफेशनल हैं आईटी के, वो प्रवासियों की कैटेगरी में नहीं आते और नॉन इमिग्रेंट के रूप में माना जाता है। ओके, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि बहुत सारी दिक्कत उनको होगी जो ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर चुके हैं अस्थायी रूप से वहाँ बसने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने नागरिकों के सवालों का जवाब देने के लिए ट्विटर पर कोविड इंडिया सेवा शुरू किया है? आंसर होगा स्वास्थ्य मंत्रालय। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, तो उन्होंने ही 21 अप्रैल को इस सर्विस की शुरुआत की है। और ये प्लेटफॉर्म जो है वो विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा संचालित किया जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कोविड-19 से रिलेटेड, कोई भी शंका है, तो आप सीधे वहाँ पर ट्विटर पे जाके पूछ सकते हैं और तुरंत आपको जवाब मिलेगा, ऐसा मंत्रालय का कहना है। तो दोस्तों, कैसा लगा ज़रूर बताना। और हाँ, इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी लिंक आ गया है इसका डाउनलोड करने का, तो क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी लिंक मैंने दे दिया है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मॉर्निंग को मिलेंगे।